नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं ललित रॉय और मनीष कुमार। और आज मुद्दा है कि क्या बीजेपी ने अपनी लीडरशिप चेंज करने का तय कर लिया है। क्या शिवराज सिंह चौहान को संकेत मिल गए हैं कि बीजेपी की कमान अब उनके हाथ में आने वाली है। क्या जेपी नड्डा के बाद अब जो है कमान शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे बीजेपी की, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसी अटकलें क्यों लग रही हैं, इसको लेकर द फेडरल देश ने एक पूरी डिटेल स्टोरी की है। तो बिना किसी औपचारिकता के, बिना कोई वक्त गंवाए सीधे उस स्टोरी पे चलते हैं कि क्या कहानी है और क्या डेवलपमेंट है, नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसके बाद जो ऐसे अटकलें लग रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान शायद बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। तो मनीष उस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि शिवराज सिंह चौहान अचानक जो है रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं? मनीष। देखिए मनु, सबसे अहम क्या हुआ कि देखिए ना, इस वक्त लोकसभा चुनाव काफी दूर है। 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर 2028 में होंगे। इसके बावजूद न कहीं मध्य भारत में किसी और जगह चुनाव है, लेकिन अचानक 25 तारीख से विदिशा, जो कि संसदीय क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान का, वहां वो पदयात्रा पे जा रहे हैं। और उस पदयात्रा के दौरान वो हर हफ्ते में 2 दिन वो पदयात्रा करेंगे और विदिशा के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सभी जगह उनका दौरा होगा। ये अचानक पदयात्रा निकालना इस वक्त इस गर्मी के मौसम में बहुत ही हैरान करने वाला था। फिर हम लोगों ने इसको पता किया, अपने सोर्सेज से बात करने की कोशिश की। और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही मोहन भागवत, जो कि संघ प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग में उन्होंने मुलाकात की थी। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या किस लिए ये मुलाकात हुई है। तो एक तो ये उस समय बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, आपने देखा कि जैसे ही वो मुलाकात हुई उसके 2 दिन बाद कैबिनेट में जाति जनगणना को लेकर फैसला आ गया। तो एक वर्ग ये भी था जो ये मान के चल रहा था कि शायद जाति जनगणना को लेकर संघ की तरफ से सरकार को हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद मोदी कैबिनेट ने ये फैसला लिया। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि इस मुलाकात के दरमियान शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपको पता है जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया हुआ है। और लगातार बीजेपी में इसको लेकर मंथन चल रहा कि आखिरकार, क्योंकि बहुत प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, संगठन में काफी अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों को देना है, संगठन में बहुत बदलाव भी होने हैं। तो इसको लेकर बात चल रही थी। आपको ये भी ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री इस पूरे अपने कार्यकाल में पहली बार नागपुर गए वो। तो ये सब कवायद इस चीज से जोड़ के आप देख सकते हैं कि बीजेपी की कमान और इतने वर्षों में, जब तक प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए हैं, उस दिन आपने देखा कि बीजेपी की कमान अमित शाह को मिली, जो कि मोदी के करीबी हैं। बीजेपी की कमान यहाँ पे जेपी नड्डा को मिली, जो कि वो सबसे उनके करीबी हैं। लेकिन अब संघ चाहता है कि एक नया जो है, एक नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाए, और उस पीढ़ी में उनको शिवराज सिंह चौहान सबसे बेहतर चेहरे के तौर पे उनको नजर आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनकी जो ये रैली, उनका जो ये पैदल यात्रा है, पद यात्रा पे निकल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं लिया गया ये निर्णय है, क्योंकि ये विदिशा तक ही सीमित मनु नहीं रहेगी। ये पदयात्रा विदिशा के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वो जाएंगे, जहां पे वो पदयात्रा करेंगे। सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर वहां पे लोगों से संवाद करेंगे कि सरकार की जो योजना है उसका किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा, उसमें क्या त्रुटियां है, उसका फीडबैक वो लेंगे। क्योंकि आपको पता है, संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाना वो अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो ये तमाम संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद बीजेपी में शिवराज का कद बढ़ने जा रहा है, और शायद उनको एक जिम्मेदारी देने की लगभग तैयारी हो चुकी है, जिसका हम देखेंगे परसों से जब वो पदयात्रा पे निकलेंगे तो उसकी आपको थोड़ी सी झलकियां नजर आने लगेंगी पन्नू। तो शिवराज का बीजेपी में कद बढ़ने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और
जैसे मनीष बता रहे थे कि शिवराज जो है 25 मई से पदयात्रा पर निकल रहे हैं। अब तक जो लगभग 11 साल मोदी सरकार को हो गए, मोदी रिजीम को, इसमें आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई कैबिनेट मंत्री अलग से अपनी पदयात्रा निकाले, कोई एक बड़ा इस तरह बड़ा आयोजन करे जो कि बहुत नजरों में आएगा, ऐसा अब तक हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। शिवराज सिंह चौहान 25 मई से विदिशा, जो कि उनकी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। नाम तो ये दिया जा रहा है कि सरकार और सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना है, लेकिन मोदी सरकार के पास अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र है। किसी एक मंत्री की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे हम जो देख रहे हैं 10-11 साल से, तो शिवराज सिंह चौहान जो है एक बहुत बड़े कंटेंडर के रूप में उभरे हैं। बीजेपी की कमान उनके हाथ में आ सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। ललित राय, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ही क्यों, ऐसी क्या खूबी है शिवराज में कि उनकी तरफ देखा जा रहा है, उनको जो है नंबर 1 इसमें माना जा रहा है, इस दावेदारी में। ऐसा क्या है शिवराज में जो उन्हें बीजेपी के अगले प्रधान के लिए, अगले अध्यक्ष के काबिल बनाता है? ललित। देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज है ना कि संगठन से ही सरकार बनती है। कोई भी राजनीतिक दल अगर उसका संगठन कमजोर अगर है तो वो सरकार बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो लड़ाई बहुत लंबी होती है। संगठन दिन रात जनता के बीच में रह करके, क्योंकि सरकार का तो एक फिक्स टेन्योर है कि 5 साल अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है और कोई दिक्कत नहीं आई तो वो 5 साल तक सरकार में रहेगी, और उसके बाद अगले चुनाव में क्या नतीजा आने वाला है वो जनता जो है निर्णय करती है। तो संगठन की जो मौजूदगी होती है वो दिन रात, वो 24 घंटे और आपका 365 दिन की बात होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि संगठन का मुखिया अगर काफी मतलब तेज तर्रार हो, जुझारू हो, और उसके बाद वो सहनशील हो, लोगों से सुलभ हो, और उसके बाद उसकी अपनी एक छवि हो, तो उससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जो होता है उसका संचार होता रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो 2014 से लेकर के 2025, यानी कि ये तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात सच है कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 के आंकड़े को नहीं हासिल कर सकी, और उसके लिए कहीं न कहीं देश का जो सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहां बीजेपी को जिस तरीके से सेटबैक लगा था वो एक उसको जिम्मेदार माना जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में, और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, इनकी राजनीतिक कार्यशैली को देखिए, तो मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाई और उसकी मुखिया उमा भारती बनी, लेकिन उमा भारती के बाद शिवराज सिंह चौहान को कमान दी गई, और उसके बाद एक लिगेसी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की लिगेसी ये थी जो कि 15 साल दिग्विजय सिंह जो शासन करके सत्ता से बाहर हुए थे, तो ये बार बार कयास लग रहे थे कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में उतने लंबे समय तक शासन सत्ता में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो उस मिथक को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा भी कि हम निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर रूल कर सकती है तो फिर हमारे में भी वो क्षमता है, पार्टी के अंदर वो संगठन के अंदर वो क्षमता है कि वो जमीन पर जाकर के लोगों को कन्विंस करे और उसके बाद उसका कन्वर्जन वोट के तौर पर हो जाए। तो अभी के मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो ये बात सच है कि टेक्निकली जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जैसा कि मनीष बता भी रहे हैं, और उनको एक्सटेंशन मिला हुआ था, तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत पार्टी को है, जो पार्टी को एक अलग दिशा में, एक बेहतरीन दिशा में, जैसा कि लोग कहते हैं कि हम तो अलग चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है और जिसमें एडिशन हम करते जाते हैं, मतलब मौका हम सबको देते जाते हैं। तो इससे ये होता है कि आप देखिए कि, और एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सरकार भी बड़े चौंकाने वाले फैसले करती है और पार्टी के अंदर भी चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो जैसा कि आपने भी कहा जो है कि सरकार की मशीनरी बहुत ही पुख्ता है, वह सरकारी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने माध्यम से करती ही करती है, और एक मंत्री को अगर वो पदयात्रा पे निकल रहा है जिसकी शुरुआत वो विदिशा वो अपने संसदीय क्षेत्र से करेंगे, तो ये चौंकाने वाली बात है कि एक मंत्री जो है वो पदयात्रा क्यों करेगा, जबकि सरकार के पास उसके अपने साधन संसाधन सब कुछ मौजूद हैं और वो प्रचार होता रहता है। तो इसके निश्चित तौर पे बहुत ही राजनीतिक दूरगामी मतलब इसका महत्व भी है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये मन बना लिया। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये कहते हैं कि 200 से 2047 तक
2047 तक कोई भी पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, यह भूल जाए कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली है। मतलब 2047 तक हमारा मतलब कमल जो है खिलता रहेगा। तो यानी कि कमल को खिलाने के लिए, और जो खिला हुआ कमल है वो खिलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि नवधर्मी प्रयोग किए जाएं। तो निश्चित तौर पे एक ये प्रयोग के तौर पर है कि एक ऐसे शख्स को पार्टी की कमान देना जो एक सूबे का मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री रहा है और जिसकी स्वीकार्यता भी रही है जमीनी स्तर पर। आप देखें कि जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मामा के नाम से मशहूर ही है और वो अपने आप को कहते भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो कनेक्ट करना। और कोई भी पार्टी सरकार में तभी काबिज होगी जब कार्यकर्ता उसका जो है वो मोटिवेटेड हो, और वो मोटिवेशन तब आता है जब उसकी लीडरशिप कार्यकर्ता से अपने आप को कनेक्ट करे और कार्यकर्ता भी इस बात को समझे कि अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है तो मेरा जो अध्यक्ष है वो सर्वसुलभ है। और अगर पीछे के अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने वो मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे लिए संगठन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमित शाह जी का रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह का रहा हो, चाहे नितिन गडकरी का रहा हो, चाहे जेपी नड्डा का रहा हो। तो इन लोगों ने जमीन पर उतर करके ये संदेश देने की कोशिश की कि हर एक कार्यकर्ता, पद का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन हर एक कार्यकर्ता वो अध्यक्ष की हैसियत के बराबर ही है, और ताकि मतलब उसका मोटिवेशन का जो लेवल है वो जो है बरकरार रहे, मेंटेन रहे। क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता की लड़ाई में जहां पे नंबर्स ही किसी को भी सरकार में आने के लिए जरूरी होते हैं, और वो नंबर्स आते हैं जब पब्लिक, जब सपोर्टर्स उन वोट्स को जो है पोलिंग सेंटर तक लेकर के जाते हैं। तो कुल मिला करके ये है कि संगठन को मजबूत और एक नया कलेवर और एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे कोई जन्मजात ये अधिकार लेकर के नहीं आता है कि उसको ही अध्यक्ष बनना है, और किसी को भी मौका मिल सकता है बशर्ते कि वो अपनी भूमिका को सही तरीके से उसका निर्वहन किया हो। तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस सारी कसौटी पर खरे उतरते नजर आए हैं, लिहाजा उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। जी मनु जी, तो शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तित्व जो है ललित ने खींचा पूरा, उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है काम करने का उसका उन्होंने बताया, और बताया कि वो कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन मनीष, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, शिवराज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सरल तरीके के आदमी हैं, उनके व्यक्तित्व बहुत सरल सा आदमी हैं। हम पिछले 11 साल का जो रिजीम देखते हैं, मोदी शाह का युग जो देखते हैं, उसमें बहुत आक्रामकता है। तो बीजेपी क्या उस आक्रामकता से एक सरल और मतलब एक कहें कि बहुत ही जमीन से जुड़े तो खैर ये भी थे, लेकिन जो एक अलग तरह का टर्न है, मतलब ये बीजेपी की तरफ से कि एक आक्रामक राजनीति से आपने एक ऐसा चेहरा चुन रहे हैं। अभी तो खैर तय नहीं है कि शिवराज ही चुने जाएंगे, लेकिन ज्यादा संभावनाएं जैसे दिख रही हैं कि शिवराज लीड करते नजर आ रहे हैं बाकी दावेदारों में से। अगर शिवराज आरएसएस के टॉप लीडरशिप की या बीजेपी की पसंद होते हैं तो ये एक बड़ा शिफ्ट होगा आक्रामक पॉलिटिक्स से और शिवराज वाली पॉलिटिक्स तक। आपकी आवाज नहीं है। मैं ये कह रहा था, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं मनु, ये बिल्कुल एक तरह से शिफ्ट होगा। क्योंकि देखिए एक बात तो संघ भी मानता है और एक भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि 2003 में उमा भारती वहां पे मुख्यमंत्री बनी और 2005 में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को वहां पे जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश की, उन्होंने मध्य प्रदेश को आरएसएस, आप समझिए संघ का सबसे बड़ा लेबोरेटरी इतने वर्षों में बना के रख दिया। जिस बीमारू राज्य के कैटेगरी में मध्य प्रदेश आया करता था, आप याद कीजिए शिवराज सिंह चौहान के उस कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, तब योजना आयोग हुआ करता था। कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य किया, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो पुरस्कार मिलता था वो शिवराज सिंह चौहान को मिलता था, जबकि यूपीए की सरकार यहाँ पे सत्ता में हुआ करती थी। और किसानों की आमदनी बीमारू राज्य से एक बेहतर स्थिति में लेके जाना शिवराज सिंह चौहान को, उस तब विपक्षी कांग्रेस की यहाँ की जो सरकार थी यूपी, वो भी उसको क्रेडिट दे रही थी। लेकिन उसके साथ साथ संघ का प्रयोगशाला, आप समझिए 2003 के बाद कांग्रेस आई, 1-1.5 साल के लिए सत्ता में काबिज हुई, लेकिन वो सत्ता में रह नहीं सकी। उसको कमलनाथ की सरकार बनी लेकिन चली नहीं, और दोबारा शिवराज सिंह चौहान वहां सत्ता पे काबिज होते हैं। और देखिए आपको यही भी याद होगा मनु, क्योंकि
आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो जितने एग्जिट पोल थे वो कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस शायद सरकार बनाने की स्थिति में होगी, लेकिन लाडली बहन योजना का जो आप एक वो देखिए जो योजना चली वहां पे 2/3 से ज्यादा 3/4 के आसपास मुझे लगता है कि शायद उनको सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी को खुद ही उम्मीद नहीं थी कि शिवराज सिंह चौहान वहां पे इतनी बड़ी जीत दिला सकते हैं पार्टी को। लेकिन बीजेपी का जो संगठन है और संघ जो है उनको वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, उनकी आ जाते हैं वो दिल्ली। और जब दिल्ली अगर लाने का अगर ये कार्यक्रम तैयार हुआ तो इसके पीछे संघ की वो सोच कि भारतीय जनता पार्टी को अगली पीढ़ी में कौन उसको नेतृत्व देगा। हालांकि इसमें कई लोग अन्य नाम थे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम था, उसमें भूपेंद्र यादव का नाम था माफ कीजिएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-3 नाम और इसमें चल रहे थे। इसमें एक प्रमुख नाम आपको बताऊं मनु, इसमें निर्मला सीतारमन का था। निर्मला सीतारमन के साथ एक प्लस पॉइंट क्या जा रहा था, आपको पता है कि 2026 में दक्षिण राज्य में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, एक है तमिलनाडु, एक है केरल। वित्त मंत्री के तौर पे उनका सफलतम कार्यकाल रहा है, उनको दोबारा वित्त मंत्री बनाया गया। महिलाओं का वोट बैंक मोदी सरकार के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक टिका रहा है। दक्षिण में महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक के तौर पे देखी जाती हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय था कि क्या ये जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आप अगर मौजूदा जो बीजेपी की हाईकमान है वो निर्मला पे ज्यादा भरोसा करना चाह रही थी, लेकिन संघ जो है वो शिवराज सिंह चौहान पे हाथ रखना चाहता है, वो शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाना चाहता है। और वो चाहता है कि क्योंकि वो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर अगर देखी होगी तो अभी उनके पुत्र का रिसेप्शन था दिल्ली में। आप सोचिए कि वहां पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के जाने के बाद विपक्षी दलों के साथ समन्वय कौन बैठाएगा, इस समय ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो संघ को लग रहा था कि देश की राजनीति में ये जो एक वैक्यूम आ गया है, इसको पाटने वाला कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। मौजूदा समय में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर चेहरा कोई नहीं नजर आ रहा, और यही कारण है कि मनु इस समय शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अपने उद्बोधन में कि केंद्र का मंत्री जाके पद यात्रा निकाल रहा, ये एक हैरान करने वाली बात है। ऐसे मैंडेट किसी को मिलता नहीं। तो कहीं ना कहीं शिवराज इस समय भारी नजर आ रहे हैं। ये तमाम संकेत इस बात से लग रहा है। तो तमाम संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की जो डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो बहुत अनयूजुअल है, मतलब असामान्य है। ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 11 साल के मोदी रिजीम और मोदी शाह रिजीम में हमने देखा नहीं है कि कोई कैबिनेट मंत्री पैरेलल एक बड़ी यात्रा निकाले, अपने पद यात्रा निकालने लग जाए और वो एक अलग तरह के ध्यान खींचने लगे। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो एक अलग तरह की घटना है, इसलिए ज्यादा अटकलें तेज हुई हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान आरएसएस की पसंद है, क्या शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी को लीड करने वाले हैं। तो ये अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम उछला है ललित, तो इतना तो तय है कि इससे तो पता चलता ही है कि आरएसएस ने मोदी शाह से परे सोचना भी शुरू कर दिया। क्या हम ये माने कि जो 2047 का जो टारगेट सेट किया गया है, तो वो उसके लिए जो है नई लीडरशिप के साथ चलने का कोई प्लान होगा, ऐसा लग रहा है क्या इस बात से? मनु देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब आरएसएस से परे उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो तरक्की हुई है वो पार्टी के नेताओं ने बेशक की हो, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत संगठन है, जिसके बारे में सारे विपक्षी दल भी कहते हैं कि ये एक मशीन है और इस मशीन के पीछे एक और मशीन है, और मशीन के पीछे वाली जो मशीन है वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। यद्यपि अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस कभी कहता भी नहीं है, वो एक अपने को सांस्कृतिक संगठन मानता है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रगति में जो बैकबोन के तौर पे अगर कोई खड़ा है तो वो आरएसएस है। तो इसलिए आप कहें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में मैं दखल तो नहीं कहूंगा,
लेकिन ये बात सच है कि आरएसएस की तरफ से अगर कोई विचार भाव आते हैं तो उसको कभी भी बीजेपी के शीर्ष नेता चाहे कोई भी हो दरकिनार नहीं कर सकता। ललित आप जारी रखें, मैं इसी में एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान हाँ। एक बहुत अप्रत्याशित तरीके का एक बयान आया था जेपी नड्डा का कि अब हम जो है आरएसएस पे निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा कहा गया था। तो वो केवल नड्डा का बयान तो नहीं था, वो जाहिर सी बात है वो मोदी शाह का बयान माना गया उस समय। और फिर जो नतीजे आए, लोगों ने ये भी कहा कि भाई आरएसएस ने शायद हाथ पीछे खींचते होंगे। अब वो तमाम तरह के मतलब व्याख्याएं अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें लगातार आरएसएस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उस मामलों में, बीजेपी के मामलों में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए, पहली बार आरएसएस चीफ जो है 7R से 7 मतलब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। तो ये बहुत अनयूजुअल सी चीजें हुई हैं। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि क्योंकि नड्डा का जो बयान था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आरएसएस पर निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ बयान था। तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस अभी भी जो है एक बैकबोन है, तो क्या ये फैसला हम उसी रूप में देख रहे हैं? मनु देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पे संकेतों का अपना एक महत्व है और जो बयान दिए जाते हैं उसमें शब्दों का अपना एक महत्व है। लेकिन सामान्य तौर पे आप ये सोचिए कि जैसे मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं और किसी विषय पर मैं अपना नजरिया पेश करता हूँ जिसमें कुछ मैसेज इस तरह का जाता है कि आप रहने तो मैं उस जगह पे जा सकता हूँ, मतलब आप को उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अब इतना सशक्त हो गया हूँ कि मैं जा सकता हूँ। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि ये आपकी मतलब परवरिश का ही नतीजा रहा होगा कि उसमें मैं इतना सशक्त हुआ और उसके बाद मैं किसी डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ। एक तो व्याख्या ये हो गई, और दूसरी व्याख्या ये हो गई कि शायद आपको ऐसा लगा कि ये तो जिसको मैंने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया और आज जो है मुझको ही आंख तरेर रहा है, दिखा रहा है। तो उस समय जो आम चुनाव 2024 के दौरान जब इस तरह की जेपी नड्डा की तरफ से कुछ बयान जब आए तो उसकी व्याख्याएं दोनों हैं और दोनों पक्ष जो तो अलग अलग, विपक्ष जो यही कहता है कि आप देखो कि उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की और उसके बाद नतीजा क्या हुआ, और सत्ता पक्ष मतलब पार्टी ये कह सकती है कि नहीं, ये तो एक हमको जितना सपोर्ट मिलना था जो है वो सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन हम भी अब कुछ कर सकते हैं। तो ये व्याख्याओं की बात है और किसकी व्याख्या भारी पड़ती है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन बात सही है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना या मोहन भागवत का दिल्ली आकर के आपने प्रधानमंत्री आवास का भी जिक्र किया, तो निश्चित तौर पे अगर आप देखें तो ये 11 साल में तो एक बड़ा परिवर्तन तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी संगठन जो किसी पार्टी की मजबूती का एक आधार है तो आप उसको दरकिनार कर ही नहीं सकते। और निश्चित तौर पे आप देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे डेवलपमेंट को देखें, उसको पावर में आने के मतलब समय कालखंड को देखें, तो आप देखिए कि एक कालखंड क्या था। अगर बहुत पहले की बात करें तो जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस समय जनसंघ की जो बात थी और किस तरीके से, लेकिन वो बहुत ही अपने प्राइमरी स्टेज में बात थी। 1989-90 में बीजेपी सपोर्ट करती है, सरकार का हिस्सा बनती है, लेकिन वो उससे बाहर चली जाती है। लेकिन फुल फ्लेज्ड अगर गवर्नमेंट आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो एनडीए 1 की सरकार होती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2025 में एनडीए फिर सरकार में है। लेकिन वास्तविक मामले में एनडीए इस दफा है, बल्कि 2014 से 19, 2019 से 24 वो पूर्ण तौर पे बीजेपी की सरकार थी। एनडीए जो कहने का था, तो कहने का अर्थ है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी परिवर्तन होते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बयानों के जो मतलब होते हैं वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, उसको किसने किस तरीके से लिया है। तो ये हो सकता है कि 2024 के नतीजे को आपने अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे महज 30 सीट दूर है, और वो 30 सीट जो यूपी और मध्य प्रदेश से रिकवर कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो बाद में ये कहा जाने लगा जो है कि देखो उन्होंने आंख दिखाई, तो उसके बाद जो है उनके सांस्कृतिक संगठन जो है कि अभी तुम बच्चे ही हो और आपको जरूरत जो है पड़ती रहेगी। तो कुल मिला करके ये है कि जैसा कि आपने पहले शुरुआत में भी कहा था कि 2047 का जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है किसी भी पार्टी का। लगातार अगर 2014 से अगर एक समय के लिए भी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक रूल करती है, तो करीब करीब 2014 से लेकर के 2047 ये आपका
33 साल का कालखंड हो जाता है। और 33 साल का अगर कालखंड में अगर कोई एक पार्टी सत्ता में रहती है तो स्वाभाविक तौर पे आप समझ सकते हैं कि देश की 100 साल की सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर का हिसाब किताब। तो अब चूंकि जी जमाना भी बदल रहा है, तो जमाना जब बदल रहा है तो उसके हिसाब से आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि 2000 के बाद की जो पैदा हुई जो आबादी है वो युवाओं की है। और उसमें क्या है कि अब वो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स जो है उससे हटी है। अब चीजें इंटरनेट अवेलेबल हो गया है, सबके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। आप केवल एक तरफा बात कर ही नहीं सकते। जैसे ही कोई एक तरफा बात हो रही है तो आप देखिए कि गूगल पे सारे लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में ये बात सही थी भी कि नहीं थी, और अगर उसने ऐसा कहा है तो इसका बैकग्राउंड क्या था। तो मतलब है कि जानकारी भी अवेलेबल हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि समाज का वो वर्ग जिसके पास जो है रहने की दिक्कत थी, खाने पीने की दिक्कत थी, अब वो धीरे धीरे वो भी सशक्त हो रहा है। तो आगे की जो राजनीति है वो अलग दिशा की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में परिवर्तन करना जो है लाजमी बनता है। और इन पूरे जो कयास जो लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा शिवराज चौहान की हो रही है, तो शायद आप उस फ्रेमवर्क से आप देख सकते हैं। जी मनु। तो बीजेपी उससे आगे बीजेपी जो है नए दौर में प्रवेश करने की ओर बढ़ रही है। जैसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान को कमान मिल जाए। वैसे शिवराज सिंह चौहान आरएसएस की पुरानी पसंद रहे हैं, मोदी रिजीम शुरू होने से पहले भी। मुझे याद है 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और गोवा में हुई थी, और 2013 की बात है शायद। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने जब उनसे पूछा गया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, लेकिन आडवाणी ने जो है ये तुलना कर दी थी कि शिवराज सिंह चौहान भी जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मतलब उन्होंने एक एक तुलना करके एक बखेड़ा बड़ा खड़ा हो गया था। उस समय ये भी हुआ था कि जब आडवाणी के नाम जो है कि कहाँ से लड़ेंगे, तो वो जो शिवराज सिंह चौहान थे वो उन्होंने आडवाणी को भोपाल सीट ऑफर कर दी थी। और जबकि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, वो गांधीनगर से आडवाणी लड़ते रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनको भोपाल ऑफर कर दी सीट। तब से जो है मोदी रिजीम, मोदी शाह वाले जो बीजेपी है उसमें शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा अनकंफर्ट रहे, असहज से रहे। लेकिन अब जो है 11 साल का एक युग लगभग खत्म हो रहा है या गुजर रहा है। बीजेपी या आरएसएस अब नई तरह से सोच रही है, नई नेतृत्व पे सोच रही है, नए चेहरे पे सोच रही है। तो मनीष, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है जैसे कि अटकलें लग रही हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान को लीडरशिप मिल जाती है बीजेपी की, तो कितना बड़ा बीजेपी के भीतर कितना बड़ा जो पावर का जो है, पावर सेंटर जो है, तो कितना बड़ा चेंज आएगा उसमें। देखिए बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक तो संघ जो है मनु, उसका जो पार्टी पे जो एक प्रभाव है, क्योंकि मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में हमने देखा कि संघ के बहुत ज्यादा लोग जो है वो ब्रास जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय यहाँ पे नजर नहीं आते थे। लोकसभा चुनाव 2024 में एक थॉट ये भी था मनु कि संघ उस तरीके से कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उसका खामियाजा पार्टी को कई राज्यों में उठाना पड़ा, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश इसमें गिना जाता है। और संघ लंबे समय तक, आपको याद कीजिए कि 2004 आप याद कर लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तय किया कि हम तय कार्यकाल से पहले लोकसभा चुनाव कराएंगे, उस समय आपको याद है कि संघ वाजपेयी की सरकार, जबकि इंडिया शाइनिंग की तब बात चल रही थी, इसके बावजूद किसी को यह अनुमान नहीं था कि वाजपेयी की सरकार 2004 लोकसभा में नहीं आएगी वापस केंद्र में। लेकिन वो हार जाते हैं, और हारने की सबसे प्रमुख वजह है कि सरकार और संगठन में जो एक सबसे बड़ा गैप था वो, साथ ही साथ संघ और जो चाहती थी वो सरकार जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उनका सोच कुछ और था। तो संघ ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा 2004 में वो हार जाते हैं। संघ नहीं चाहता कि 2029 में ऐसा कोई नौबत आए, क्योंकि आपने नड्डा के भी बयान को कोट किया, वो बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए संघ की जो है जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और उसके बाद ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नागपुर जाते हैं, संघ प्रमुख यहाँ दिल्ली आते हैं,
और पिछले 1 साल से लगभग लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन होंगे उसकी तलाश की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, बहुत लंबे समय से ये खोज चल रही है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर तब भी ये बात एक सहमति बन रही थी कि क्या मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि बीजेपी में मोदी ने ही ये तय किया कि 75 साल के बाद जो है 75 साल से ऊपर वाले नेता किसी पद पे नहीं रहेंगे। और लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं। लेकिन खैर वो तो 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद पार्टी कौन लीड करेगा? क्या संघ अमित शाह जो मौजूदा ब्रास है उसके साथ होगा? मुझे इसमें संशय नजर आता है मनु। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश को संघ ने एक बेहतर तरीके से लेबोरेटरी हिंदुत्व का तैयार किया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। शिवराज सिंह चौहान एक्सेप्टेबल चेहरा है। आप याद कीजिए कि उस समय जिस समय रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के थे। शिवराज सिंह चौहान का कद तो भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग अपनी की, अपनी ब्रांडिंग की उसके जरिए, और गोवा में जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे, तब उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष गोवा में बनाया गया था जब लाल कृष्ण आडवाणी वहां पे नहीं पहुंचे, और सितंबर में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पार्टी ने दिल्ली में घोषित कर दिया था, क्योंकि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सब उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। आडवाणी के साथ कोई उस समय के नेता थे नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी उस समय एक कद्दावर नेता के तौर पे उस समय भी देखे जाते थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं हाशिए पे पार्टी में चले गए। लेकिन संघ उनको हमेशा तवज्जो देता था, उनको लगता था, संघ को लगता था कि ये पार्टी को अगली पीढ़ी के नेता हैं, ये इसको लीड करके ले जा सकते हैं, और संगठन और सरकार के बीच में एक बड़ा सेतु का काम कर सकते हैं। विपक्षी दलों के बीच में भी जो वैक्यूम जिस तरीके का तीखी भारतीय राजनीति ने बहुत ही का जो स्तर देखे, जो आलोचना का जो स्तर आप देखे, जो हम संसद में देख रहे हैं, चाहे हम जो डिस्कोर्स, जो हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन दिनों जो मनु देख रहे हैं, ये एक वैचारिक संगठन संघ के लिए भी चिंता का विषय है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस तरीके से गिरता जा रहा, ये देश के हक में नहीं है, तो उसको कौन फुलफिल कर सकता है, उसको कौन भर सकता है? इसलिए मौजूदा समय में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर उसके सामने कोई चेहरा नजर नहीं आता जिसके बात को सुना जा सके, जिसके बात को विपक्ष भी सुन सके। लोकसभा में जब शिवराज सिंह चौहान जब समय बात कर रहे होते हैं, वो वायनाड का भी मुद्दा उठाते हैं, जो कि प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, और प्रियंका गांधी मुस्कुरा के उनका अभिवादन भी करती हैं। आप बहुत कम बार देखेंगे कि किसी विपक्षी दल के नेता को किसी मंत्री के बातों पे इस तरीके से बोलते हुए और उसको मुस्कुराकर उसका अभिवादन करना। तो ये सब संकेत है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बेहतर किया जाए, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को संघ आगे बढ़ा रही है। और 2019 और जो आप चुनावी देखिए, चुनौतियां देख लीजिए, इस साल बिहार का आखिर में बिहार, अगले साल दक्षिण राज्य में तमिलनाडु, केरल, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है संघ के सामने। पश्चिम बंगाल में संघ लगातार काम कर रहा, तो इस तरीके का चेहरा चाहिए जो संघ के साथ, बीजेपी के साथ समन्वय बैठा के उसको आगे ले जा सके, उसकी आइडियोलॉजी को आगे ले जा सके। और यही कारण है कि इस समय मनु शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा सबसे भारी है, और मुझे लगता है कि पदयात्रा जब वो निकालने जा रहे हैं तो धीरे धीरे और चीजें खुलकर सामने आएंगी, जिसका हमको इंतजार रहेगा। तो हमको इंतजार रहेगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, सेतु बनाने की बात है, समन्वय बनाने की बात है। मनु, इसमें एक चीज और जोड़ने की जरूरत है कि जिस तरीके से आपने देखा जो है कि 2024 के चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से पीडीए का नारा जो बुलंद किया गया, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यद्यपि पीडीए का जो ए शब्द है वो बड़ा डाइसी है। ए जो है वो समय के हिसाब से अल्पसंख्यक होता है, और ए जो है समय के हिसाब से अगड़ा भी हो जाता है। तो आप उसको पिछड़ा दलित अगड़ा बोलिए, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलिए, लेकिन जो कोर है उसमें पिछड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पे क्या है कि आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से पीडीए भारी पड़ा, और उसका नतीजा क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिला वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं विचार एक होगा कि पार्टी की कमान किसी ऐसे शख्स को दी जाए जिसके पास उसकी छवि बेदाग हो, उसके बाद वो सर्वसुलभ हो, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार भर सके, और जो राजनीतिक जो जरूरत है, जो कंपल्सन्स जो है, उसको भी वो फुलफिल कर सके, और मैसेजिंग भी दी जा सके
कि समाज के एक बड़े तबके को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नजरअंदाज किया नहीं, और समय समय पर जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई उसके हिसाब से समाज के सभी हिस्सों को, सभी तबकों को हमने अपने शीर्ष जगह पर स्थान देने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीए का भी एक फैक्टर स्वाभाविक तौर पे काम कर रहा होगा, लिहाजा जो शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा जोरों शोरों पर है। और तो एक हम ये महत्वपूर्ण बात और मनु, एक जी जी महत्वपूर्ण बात और, क्योंकि पीडीए का जिक्र ललित जी ने किया, शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक रहे, उन्होंने लेबोरेटरी बनाया उसको, लेकिन कभी हिंदुत्व की बात उन्होंने नहीं की। तो जी हिंदुत्व को इस तरीके से, आक्रामक हिंदुत्व जिस तरीके से मोदी शाह के बारे में कहा जाता है, उसके दौर के बारे में कहा जाता है, वो आक्रामक शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं है। तो देश में जो हाँ, एक इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या वो बहुत बड़ा शिफ्ट है, यही मैं हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। तो वही वही मैं कह रहा था कि आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा शिवराज सिंह चौहान नहीं है। तो जब आप पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं, आप जाति जनगणना में ये तय करते हैं कि हम मुसलमानों की भी जो जातिगत जो है उसकी जनगणना करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी, आप एक एक समय तक आप अगर आप 2047 की बात ललित जी बात कर रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो देश के एक बड़े धर्म को, एक बड़े वर्ग को एलिनेट करके आप इस तरीके से इतने समय तक सत्ता में नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें विराम चाहता है, संघ भी चाहता है कि इसमें विराम लगे, और संघ के लोगों का भी, आप मोहन भागवत के भी बयान को देख लें, दूसरे प्रचारकों का भी बयान को देख लें, तो आपको लगेगा कि शायद उस वैक्यूम को भरने के लिए शिवराज सिंह चौहान सबसे बेहतर स्थिति में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये सभी प्लस पॉइंट है जो शिवराज सिंह चौहान के साथ जाती है। तो ये वो प्लस पॉइंट हैं जो शिवराज सिंह चौहान के साथ में जाते हैं। सेतु बनाना चाहती है आरएसएस, समन्वय बनाना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि बदलते हुए भारत में बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल जो हालात हैं, जो सामाजिक दशाएं हैं, उसके लिहाज से समन्वय की जो जरूरत है, जो पुल बनने की जरूरत है, जो ब्रिज बनने की जरूरत है, वो उनको शिवराज सिंह चौहान में नजर आ रहा है। क्योंकि एक युग देख चुके हैं 2014 से लेकर 2025 तक। हो सकता है कि 2025 में शिवराज के जरिए एक नए युग का सूत्रपात किया जा रहा हो, बीजेपी में लीडरशिप में बदलाव के जरिए। तो द फेडरल देश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित राय और मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़े थे, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है पूरा इंसाइट बताया। शिवराज सिंह चौहान क्या बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, इनकी अटकलें क्यों लग रही हैं, शिवराज सिंह चौहान के प्लस पॉइंट क्या हैं, संघ क्या सोचता है, बीजेपी क्या सोच रही होगी, इन तमाम मसलों पे आपने बहुत इंसाइट बताए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से निवेदन कि कृपया द फेडरल देश से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नई वीडियो की, हमारी हर नई चर्चा की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर टन से बज जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनु।